Hello everyone, myself Avijit Sinha, and today I'm going to start our new chapter, chapter number 8, Land and the People. In this chapter, we will read about different landforms or relief features and also how people vary from place to place. Not only people, vegetations, animals, wildlife also vary from place to place. But in this chapter, life in desert, this portion is deleted from our syllabus. So we have to start from grassland. So come on to the page number 58. Sorry, it's page number 60. Life in temperate grasslands. In temperate zone where climate condition are moderate. कहता है टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड कैसा होता है जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है. मॉडरेट मीन्स इट इज़ नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी कोल्ड. अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो मॉडरेट में नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड टेम्परेचर. बट अगर सिर्फ मॉडरेट की बात करते हैं बिना टेम्परेचर या किसी और चीज़ के लिए केवल वर्ड मॉडरेट होगा. इट इज़ माइल्ड, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड. The grassland which are found between subtropical and subpolar region are known as temperate grassland. Subtropical and subpolar region which means 90 degree north and 90 degree south pole के थोड़ा सा नीचे, नॉर्थ पोल के नीचे एंड साउथ पोल के थोड़ा सा ऊपर. एंड सब ट्रॉपिकल जोन इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा नीचे वाला एरिया. क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे इक्वेटोरियल जोन होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाएंगे इक्वेटोरियल जोन होगा. नेक्स्ट इज दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल द प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका. ये ग्रासलैंड की बात की जा रही है कि अलग अलग कंटिनेंट में ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं. कैसे? तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका, स्टेप्स एशिया एंड यूरोप में, द डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एंड द वेल्ड्स इन अफ्रीका. द टेम्परेट ग्रासलैंड प्रोवाइड गुड पेस्चर्स एंड आइडियल कंडीशन. ग्रासलैंड जो है वो पेस्चर्स प्रोवाइड करता है. इट इज़ फॉडर फॉर द एनिमल्स एंड आइडियल कंडीशन फॉर एनिमल रियरिंग. एनिमल के रियरिंग के लिए मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी आप कर सकते हैं एंड एनिमल को ग्रेस भी करवा सकते हैं. मतलब जानवर के चरने के लिए, जानवर के पेस्चर के लिए, उनके फॉडर्स के लिए, उनके खाने के लिए ग्रासलैंड एक अच्छा जगह है. In this session, we will study about the two temperate grassland of the world which is popular, that is prairie in North America and velds of South Africa. South Africa का वेल्ड्स एंड नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज को हम लोग इस टॉपिक में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट एक चीज़ ध्यान में रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि खुद से आप उसको मैनेज कर सकें. जैसे प्रेरीज और वेल्ड्स के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दिया गया तो क्या करेंगे? ऑब्वियस उस एरिया का एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, उस एरिया का वेजिटेशन, उस एरिया का क्लाइमेट, रेनफॉल एंड कवरिंग एरियाज, ये सब कुछ याद रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. आगे पढ़ते चलते हैं, बताते चलेंगे आपको वीडियो में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. ओके. Next is the prairies. The grassland in North America are known as prairies. They cover the large area of US and Canada. ये large area US और कनाडा का कवर करता है. This area drained by the river Mississippi and its tributaries. ये मिसिसिपी एंड its tributary river जो है वो इसको ड्रेन करते हैं. जब एरिया ये ड्रेन होगा रिवर के द्वारा तो ऑब्वियस एरिया फर्टाइल होगा. सो द बेसिन इज़ अ फर्टाइल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. बेसिन जो रिवर कवर एरिया होता है वो बेसिन कहलाता है. जितना एरिया से रिवर ड्रेन होता है वो पूरा एरिया basin होगा. And the basin is very fertile and important for agriculture. The prairies have a continental type of climate. Summers are very hot, not very cold, but as hot, and winter are cold. The temperature in summer goes as 38 degrees Celsius and winter is at low as minus 40 degrees Celsius.
द रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। रेनफॉल ट्रीज के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज से लोग एग्रीकल्चर करते हैं। Instead, different types of grassland can be found here. In some places, grass grows taller than a man. कहीं कहीं पे ग्रास जो होता है वो मैन से भी ज़्यादा टॉल होता है। द कॉमन एनिमल हियर आर जैकल, रैबिट, डियर, डॉग, etc. ये एनिमल्स हैं। लार्ज हर्ड्स ऑफ बिसन आर ऑल्सो फाउंड इन दी प्रेरी रीजन। बिसन जो है वो भी इस रीजन में पाए जाते हैं। अब बिसन कैसा एनिमल होता है, तो फिगर में देखेंगे कि बिसन जो है वो इस तरह का होता है। एंड रैंच इन अमेरिका, रैंच मीन्स एनिमल रैंचिंग और लाइव स्टॉक रैंचिंग, जहाँ पे जानवर को रखा जाता है या उनको पाला जाता है, डोमेस्टिकेट करते हैं। A large part of prairies is now being converted into agricultural land. धीरे धीरे प्रेरीज के लार्ज पार्ट को कन्वर्ट किया गया है एग्रीकल्चर लैंड में। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन और एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड प्रोवाइड करके, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। द मेन क्रॉप्स आर व्हीट, कॉर्न, ओट। मेन क्रॉप्स व्हीट, कॉर्न और ओट होता है। द फार्म्स आर बिग इन साइज एंड द वर्क इज मोस्टली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फार्म्स बड़ा होता है तो काम मशीन्स के थ्रू होगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। ऐसे फार्मिंग को एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है, जो कि मॉडर्न मेथड पर डिपेंड होता है। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, modern method of cultivation and yielding variety of seeds are used. Hence, prairies have become famous as the greeneries of the world. और अब prairies इसलिए पॉपुलर हो गया है, और पॉपुलर होने के साथ वर्ल्ड का ग्रीनरी भी कहलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन कवर एरिया है ये। डू यू नो, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एट द सेम फार्म। एक ही फार्म में एनिमल को भी रियर करना और क्रॉप भी ग्रो करना, ये मिक्स फार्मिंग कहलाता है। मतलब हम कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और एनिमल को हम रियर भी कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं। द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड व्हीट ग्रोइंग एरियाज और रिवर। द प्रेरीज आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कहता है द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड व्हीट ग्रोइंग एरियाज और रिवर्स। ऑब्वियस, जहाँ पे व्हीट ग्रोइंग एरियाज होगा या जहाँ पे कल्टिवेबल एरिया होगा, फर्टाइल लैंड होगा, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पीपल ज़्यादा होगा। द प्रेरीज आर वेरी वेल connected with all modern means of transportation. Due to increase in population in the recent past, the grassland have been cleared for agriculture. कहता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, लैंड एरिया पे बर्डन बढ़ता है, तो लोग हैबिटेट के लिए लैंड एरिया को यूज़ करना शुरू करते हैं। एंड ऑब्वियस जब प्रेशर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर लैंड, कल्टिवेबल लैंड को भी हम लोग इंक्रीज करना चाहेंगे। Construction of transport routes and settlement also. This has resulted in serious problems of soil erosion leading to drought condition. धीरे धीरे दो तरह का प्रॉब्लम जो है वो इरोज यहाँ से अराइज होता है। पहला तो सॉइल इरोजन होगा तो लैंड इनफर्टाइल होगा एंड इट बिकम ड्राउट कंडीशन। नेक्स्ट इज अबाउट द वेल्ड्स। अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे कि हमने प्रेरीज में क्या पढ़ा और वेल्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका, और वो कहाँ पे था, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। द ग्रासलैंड आर कॉल्ड वेल्ड्स। वेल्ड इज द डच वर्ड विच मीन्स फील्ड। फील्ड होता है, ग्रासलैंड वाला एरिया होगा, दैट्स वाई इसका नाम वेल्ड्स रखा गया। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका कवर्ड सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड कह रहा है, वो भी टेम्परेट ग्रासलैंड वाला ही एरिया है। इट लाइज बिटवीन द Drakensberg Plateau in the east and merge with the Kalahari Desert in the west. It is also known as the High Veld because it is located in the plateau surface. The main rivers are Limpopo and the Orange. ये यहाँ पे कौन सा रिवर है जो फ्लो कर रहा है, द लिम्पोपो एंड द ऑरेंज। वहाँ पे जो रिवर था वो मिसिसिपी एंड ट्रिब्यूटरीज था। दूसरा, ये एरिया जो है वो हॉट एरिया है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के बीच में दिखा रहा है। बट नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने डेजर्ट एरिया जैसा नहीं देखा था, बट हाँ टेम्परेचर जो था वो हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर -40 डिग्री मेजर किया गया था। कम ऑन टू द नेक्स्ट। अ वेल्ड इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट।
बेल्ट जो है कोस्ट के नियर सिचुएटेड है। ये हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये कोस्ट वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। ये एरिया जो है वो कोस्ट के नज़दीक है। अब कोस्ट के सट के जो एरिया होता है ना, अब ये भी बता दे रहे, वो याद रखेंगे, आगे सीनियर क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये घाट कहलाता है, ठीक है, ओके। The summers are short and the warm. The winters are long and cool. Rainfall is low. Rainfall low होगा, winter long होगा, winter ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि समर शॉर्ट होता है। ऑब्वियस, कोई एरिया अगर 75% कवर होता है किसी चीज़ से, तो बाकी एरिया 25% कवर होगा। ऑब्वियस, समर शॉर्ट होगा तो लॉन्ग क्या होना चाहिए? ऑब्वियस, विंटर लॉन्ग होगा। रेनफॉल लो होगा। ड्राउट्स आर कॉमन इन दिस एरिया। अगर रेनफॉल लो है तो ड्राउट कॉमन होगा। द क्लाइमेट गेट्स कूलर एज हाइट इंक्रीजेस। क्लाइमेट ठंडा होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट डू नॉट ग्रो हियर। कहता है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियस है, प्लेट्यू रीजन है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो यहाँ पे प्लांटेशन की जगह मिनरल्स होना चाहिए। आगे देखेंगे। That is why grasses are the dominant vegetation of the wild. Agriculture is not possible in the wild as it is a plateau region or the plateau area and the soil is infertile. In addition, there is a lack of availability of water. वाटर अवेलेबिलिटी का कमी है, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, प्लेट्यू रीजन है, रेनफॉल नहीं होता है, रिवर कम है। Hence there is a low agriculture production here. यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा। अब कह सकते हैं कि सर इसको भी तो इरीगेट करके एक्सेसिव इरीगेशन से इसको भी फर्टाइल बनाया जा सकता था, बनाया जा सकता था। बट जो प्लेट्यू रीजन है, चट्टान वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा रॉक एरिया है, तो हम उसको कितना भी इरीगेट कर लें, रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट नहीं होगा। दी Wales grassland are rich in various minerals like gold, diamond and coal. Coal mines are common in Johannesburg. तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस और मिल गया। वहाँ पे व्हीट, कॉर्न और ओट जो था वो क्रॉप था, मतलब मेन क्रॉप वहाँ पे ये थे। यहाँ पे मिनरल्स होगा, कोल, डायमंड एंड गोल्ड। कोल इज फेमस फॉर Johannesburg is famous for coal and Kimberley is famous for diamond are well known on the western border of the world. The agro-based and mineral-based industries, obvious, agro-based and mineral-based industries होगा, mineral-based industries mineral होगा, agro-based क्योंकि थोड़ा बहुत एरिया जो वेजिटेशन कवर एरिया है उसके बेसिस पे agro-based industries होगा। The world area has reduced drastically due to the development of towns, cities, industries, etc. Natural environment in the Wales grassland is also disturbed because of the rapid development. रैपिड डेवलपमेंट के कारण नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। कैसे? जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड हमारा हाई होगा, हम उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को हार्म करते चले जाएंगे, रिसोर्स का यूज़ करते चले जाएंगे। सो वी कैन से दैट इन्वायरमेंट डैमेज और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस और डिसबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन। पहले तो हम लोगों ने टेम्परेट पढ़ा, अब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में चलेंगे। बट हम लोग वहाँ पे सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर रीजन पढ़े थे, अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो ऑब्वियस यहाँ पे रिवर का फ्लो ज़्यादा होगा या फिर रिवर कवरिंग एरिया ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। First one is the Amazon Basin. Amazon Basin is the largest river basin in the world. It lies in South America. About two-thirds of the region lies in Brazil and also occupies part of Peru, Ecuador, Colombia. कहता है about two-thirds of the region lies in Brazil. Two-third area ब्राज़ील में लाइज करता है and also occupies part of Peru, Ecuador and Colombia. Peru, Ecuador and Colombia जैसा रीजन भी ऑक्यूपाई करके रखता है ये रीजन जो अमेजन बेसिन वाला है। And it is also the largest river basin of the world. It is the world's largest and thickest tropical evergreen
और रेन फॉरेस्ट, ऑब्वियस लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया है तो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होगा एंड रेन फॉरेस्ट भी होगा। द अमेजन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो अमेजन है। लार्जेस्ट में अमेजन फर्स्ट है बट लॉन्गेस्ट में सेकेंड, नेक्स्ट टू रिवर नील, रिवर नील जो कि इजिप्ट में है, इसके बाद ये दूसरा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट से। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर है। द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, अमेजन बेसिन का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा। द एरिया रिसीव हेवी रेनफॉल, ये एरिया हेवी रेनफॉल रिसीव करेगा जिसके कारण थ्रू आउट द ईयर ग्रीन होगा या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द इट्स लोकेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। द अमेजन बेसिन इज नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। द ट्रीज हियर आर वेरी टॉल एंड थिक, यहाँ का जो ट्रीज होगा वो टॉल और थिक होगा। देर आर सेवरल लेयर ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का जो लेयर होगा वो सेवरल होगा, बहुत सारा लेयर होगा वेजिटेशन का। द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज foliage, it is canopy. Below this region there are two more layer of foliage consisting of shrubs and bushes. foliage मतलब वेजिटेशन का जो एरिया होता है सबसे हाईएस्ट एरिया कैनोपी कहलाता है, सेकंड वन इज shrubs and then bushes. The forests are so dense that is the sunlight hardly reaches the ground. फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है। द सनलाइट हार्डली रीचेस द ग्राउंड, बहुत मुश्किल से ग्राउंड तक पहुंच पाता है। दिस रीजन हैज़ वास्ट एंड वेरिड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स लाइक रबर ट्रीज एंड चिंकोना, प्लांट यहाँ पे ट्रीज कैसा होगा तो रबड़ होगा, चिंकोना और ब्राज़िल नट होगा एंड दी क्यूब्रैको। अब हम लोग जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड में प्रेरीज और वेल्ड्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पे अमेजन बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एरिया कौन सा कवर करता है, रिवर कितना बड़ा है, एरिया कितना बड़ा है रिवर का, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होता है, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ कैसा होगा, प्लांट लाइफ कैसा होगा, ट्रीज का टाइप्स, ये सारा कुछ। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। बट हाँ, एक चीज़ हमेशा समझा रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आंसर लिखने आए अगर आपसे डिफ्रेंशिएट पूछा जाए पॉइंट में लिखेंगे, फीचर्स पूछा जाए, किसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, कोई मेरिट्स डिमेरिट्स पूछा जाए, तो ये सब आंसर अगर आप पॉइंट में लिख सकते हैं देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। The Amazon basin is rich in wildlife. Most of the animals are arboreal, adapted to living on trees. Arboreal जो एनिमल होते हैं वो मोस्टली पेड़ पे रहते हैं। Some of the arboreal animals are apes and lemurs. Some of the animals जो होगा वो apes and lemurs हैं। Reptiles animals में amphibians such as snakes, lizards, frogs are found here. Reptile and amphibians. Reptiles, snakes, lizards, frogs are found here. Colorful birds and butterflies also common. The most important food crop is manioc or cassava, and the other crop which are found here are coffee, maize, cocoa, Brazil nut, etc. अगर ये मैनियक वर्ड थोड़ा सा टफ लग रहा है कैसावा तो आप कॉमन वर्ड याद कर सकते हैं जो इंडिया में भी आप देखने के लिए मिलता है या फिर हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ एंड ब्राज़ील नट। नट तो जो बादाम होता है वो, तो ब्राज़ील लगा दिए, ब्राज़ील नट हो गया। With the discovery of the New World, people from Europe migrate to South America or Amazon basin. New World कह रहा है with the discovery of this New World, the New World के discovery के साथ ही people migrate from Europe to South America and Amazon basin. यूरोप से लोग साउथ अमेरिका और अमेजन बेसिन की तरफ माइग्रेट करना शुरू करने लगे। In the past few decades, फ्यू डिकेट्स पास्ट होने के बाद ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो गया। पास्ट फ्यू डिकेट्स, पास्ट मीन्स बीता हुआ, फ्यू कुछ, डिकेट्स 10 साल, कुछ 10 साल बीतने पर, जैसे 10 साल, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 30, 40, 50 ईयर्स पैसेज होने के बाद पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होना कॉमन है।
mainly or many rainforests have been cleared for various purposes such as living for people or habitation for people. People are moving towards these areas because of economic potential of the Amazon basin. Vast forest areas were cleared. बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया फॉर सेटिंग अप कैंप्स एरियाज, लंबरिंग कैंप्स एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड. ऑब्वियस पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों को ज़रूरत होगी उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके यूजेस के, उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होगा, तो एरिया क्लीन होगा. फॉरेस्ट कवर एरिया को लोग क्लीन करेंगे और वहाँ पे लोग रहना शुरू करेंगे. जब वो रहना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप होगा, धीरे धीरे एरिया अर्बनाइज होना शुरू होगा और देखते देखते पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया जो होगा वो क्लीन हो जाएगा और इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो इम्बैलेंस होगा. दैट्स वाई वी हैव ऑलरेडी read about, or we have to say that only the human being which is responsible for economic environmental imbalance or ecological disbalance. इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से रिलेटेड होगा और उसके बाद हम लोग उसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज कर लेंगे. ओके, वैसे आई होप कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से कंप्लीट कर पाओ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.